फोटो के माध्यम से देख सकते हो, ये है स्किनर साहब जिन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है, और टेट के एग्जाम में और सीटेट वगैरह के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किससे संबंधित है, या फिर बीएफ स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या चीज़ बताई थी वो मैं बताता हूँ आगे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कौन से देश के थे, अमेरिका के निवासी थे स्किनर साहब। ये कुछ बात इनके बारे में हो गई जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए, ये जो आप इस सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, अब इसके कुछ अन्य नाम मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन सभी अलग टीचिंग एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, या इस सिद्धांत को क्या दूसरा सिद्धांत क्या कहते हैं। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन चारों को ही, इसके उपनाम को याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये तो रही अभी सिद्धांत के बारे में मेन बातें कि ये सिद्धांत का क्या नाम है और इसके क्या अन्य नाम है। अब इस सिद्धांत के अंदर स्किनर साहब ने क्या कहा था, तो बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया था इस सिद्धांत के अंदर, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना शुरू में क्रिया, यानी इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स पर जोर दिया जाता है। वो कैसे, इससे पहले जैसे मैंने अधिगम के जो नियम अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने थोर्नडाइक आपको पढ़ाया, उसके अलावा पेवलोव में आपको पढ़ा चुका हूँ, उन वीडियो को देख लेना, उसमें अधिगम के नियम बताए थे। सेम उसी तरीके जो स्किनर है, इन्होंने भी अधिगम का नियम दिया था कि हम लोग चीज़ें कैसे सीखते हैं, आप लोग हो गए, मैं हो गया, हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ये इन्होंने बताई थी। तो इन्होंने कहा था सबसे पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे पहले हम अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हम चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, अगर इन मनोवैज्ञानिक के बारे में आप पढ़ोगे तो डिटेल में वीडियो देख लेना। यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए सर्च मारा करो, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया था, रिस्पॉन्स पर जोर दिया था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, बीएफ स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो पहले चूहे पर किया था और उसके बाद कबूतर पर किया था, सेम ही एक्सपेरिमेंट किया था। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर, या कभी कभी दोनों अलग भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया था इस प्रयोग के अंदर, ऐसे एक पिंजरे के अंदर चूहे को बंद कर दिया। अब इस चूहे के अंदर जो बंद कर दिया तो यहाँ पर एक लीवर था, इस लीवर को दबाते ही गेट खुल जाता था इस पिंजरे का। तो चूहे ने इधर उधर अपना क्या काम करा, टहलना शुरू करा, अपने पैर मारने शुरू कर दिए। यानी इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसने रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, रिस्पॉन्स करना शुरू किया, और गलती से इस लीवर पर इसका पैर दब गया। लीवर पर जैसी पैर लगा, ये इसका गेट खुल गया और इसने जाकर फिर अपना खाना खा लिया। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज़ बताई कि पहले चूहे ने रिस्पॉन्स करा और उसके बाद उसको क्या मिला, खाना मिला। जैसा आप लोग अभी क्या कर रहे हो, दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पढ़ाई करने के बाद मिलेगी आपको जॉब मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सीधा पहले अगर आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद में आप किससे कहो पढ़ाई करो, मतलब ही नहीं बनता, उसके बाद आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले पढ़ाई कर रहे हो यानी क्रिया कर रहे हो, जैसे चूहे ने अंदर इसके अंदर करी थी, और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, जैसे उसको खाना मिला था। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है रीइंफोर्समेंट का, वो मैं बताता हूँ आगे। आखिरकार रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अब इस सिद्धांत को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए क्या था, इस सिद्धांत से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि पहले रिस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उसके बाद में हमें स्टिमुलस मिल जाता है रीइंफोर्समेंट की हेल्प से। ठीक है, और क्या नाम है, और वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता यानी तेजी भी आ जाती है। तो सीखने की अनुक्रिया में रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का विशेष महत्व है। ये पुनर्बलन का संबंध जो है स्किनर साहब से मिलता है। ठीक, अब बताते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में, जो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आखिरकार ये होता क्या है, पुनर्बलन होता क्या है, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ऑप्शन में आता रहता है पुनर्बलन क्या होता है। देखिए इसके बारे में,
जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। वो कैसे? मान लीजिए पेपर पास कर लिया, आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया है, अपने स्कूल में अपने एग्ज़ाम पास कर लिया, और एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट क्या दिया? या तो साइकिल दे दिया, मोबाइल दे दिया कि देख तूने पेपर पास किया है, ले मैं तुझको गिफ्ट देता हूँ, और ले मोबाइल मैंने तुझको दे दिया, ठीक है। या फिर क्या कर दिया? तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है और तू आगे चल के हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगा। तो यही क्या काम करेगा? ये रिइंफोर्समेंट का जो होगा ये आपकी अनुक्रिया को दोबारा और बढ़ा देगा। यार पिछली बार पापा ने मोबाइल दिया था, क्या पता इस बार यार बाइक दे दे, क्या पता इस बार गाड़ी दिला दे। तो आपको क्या करेगा? रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करेगा, तीव्रता लाएगा, तेजी लाएगा आपको अपने रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है रिइंफोर्समेंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये समझ गए इसके बारे में? अब देखिए, अब मोटा मोटा से इसके बारे में दो चीज़ और जान लो। एक होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। इनके बारे में जान लो। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। जैसे एग्जाम पास हो गया, आपकी प्रशंसा कर दी, तो आपके लिए क्या हुआ? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। आप दोबारा मेहनत करोगे कि यार इस बार तो पापा ने तारीफ करी है, एक दिन दुनिया तारीफ करेगी जब मैं एग्जाम में टॉप करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। इसके अपोजिट नेगेटिव क्या हो जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपको पनिशमेंट मिल जाए, दंड मिल जाए, तो आप उस काम को, उस अनुक्रिया को दोबारा दोहराओगे, बहुत कम मात्रा में दोहराओगे, तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक समझ गए? अब इसके अंदर देखिए, सिंपल सी ये बात ध्यान रख लीजिए। यदि प्राणी को, प्राणी मतलब हम आप या जो भी मनुष्य हो गए या जीव जंतु हो गए, उनको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो प्राणी जो क्रिया होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको दोहराएगा, ठीक है। और अगर उसको नेगेटिव मिल गया तो फिर उस क्रिया को नहीं करेगा। खुद आजमा के देखो आप लोग, अगर आपने कोई अच्छा काम करा और आपको डांट दे कोई, तो आप कहोगे यार एक तो इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी डांट देखने को मिली। और अगर कुछ गिफ्ट मिल जाए तो कहोगे यार दोबारा करते हैं, इस फील्ड में और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पुनर्बलन अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, जो रिइंफोर्समेंट की शेड्यूल है। देखिए, यह 2 प्रकार की होती है। ये अब टीचिंग एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिल रही है। 1 नंबर की कोई ना कोई इसी के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है, और सीटेट और टेट वगैरह के एग्जाम में भी ये देखने को मिलती है। टीचिंग वैकेंसी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टेट वगैरह के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर बार बार इनको ऐसे दे देता है जैसे बच्चों को शायद पता ही नहीं हो इनके बारे में। देखिए, पहले बात करेंगे सतत पुनर्बलन अनुसूची, यानी कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। 2 तरह की ये अनुसूची होती है। एक होती है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, दूसरी होती है पार्शियल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इनके नाम से ही पता चल रहा है, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस पुनर्बलन अनुसूची का मतलब होता है इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम के अंदर या बोर्ड के ऊपर, ये कोई बोर्ड है, अब इस बोर्ड के ऊपर टीचर ने ये 5 क्वेश्चन लिख दिए। ये कोई कितने लिख दिए? 5 क्वेश्चन लिख दिए। अब हर क्वेश्चन सोल्व करने पर टीचर क्या काम कर रहा है? बच्चे की तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। दूसरा करा, बहुत बढ़िया, तो मेरा नाम रोशन करेगा। तीसरे में फिर तारीफ करेगा, स्कूल का नाम करेगा। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन पर वो उसकी तारीफ कर रहा है। यानी क्या हो रहा है? जब जब क्रिया हो रही है, जब जब बच्चा क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सतत पुनर्बलन, यानी कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है बच्चे को। इसके अपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे 5 क्वेश्चन थे, मान लीजिए टीचर हर क्वेश्चन पे तारीफ ना करे बच्चे की। इन 5 क्वेश्चन पे किसी 2 पर तारीफ कर दी या किसी 3 पर तारीफ कर दी, जो उसे लगा बहुत महत्वपूर्ण थे, बच्चा अटक सकता था, लेकिन फिर भी उसने आंसर दे दिया। तो ये हो जाएगा पार्शियल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, यानी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है या फिर आंशिक पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। तो इसको आप लोग समझ गए दोनों के बारे में। देखिए, मैं ये आपको बता देता हूँ, जो आंशिक पुनर्बलन होता है, जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जब लगातार कोई चीज़ मिलती रहेगी, लगातार गिफ्ट मिलेगा, लगातार प्रशंसा मिलेगी, तो आदमी उस काम को उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अब आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं आपका टेस्ट भी लेता हूँ, और टेस्ट में मान लीजिए मैं हर क्वेश्चन पर आपकी तारीफ करूँ, कहेंगे यार सर भी पागल ही है, हर क्वेश्चन पे तारीफ कर रहे हैं, बेफालतू के पॉइंट बनाते रहते हैं। लेकिन अगर टेस्ट में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, या फिर जो पहले कम थे, इस बार ज़्यादा नंबर लेकर आए,
ऐसे मौके पर मैं उनकी उपलब्धि गिनाऊं, उनकी तारीफ करूं, यूट्यूब पर उनका नाम लूं, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये रहेगा पार्शियल रिइंफोर्समेंट, यानी कि जब कुछ समय के लिए किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जो रिइंफोर्समेंट दिया जाए, ना कि कंटिन्यूसली दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपकी तारीफ नहीं करता, किसी महत्वपूर्ण मौके पर ही आपकी तारीफ करता हूँ, जिससे आपको क्या मिले, अच्छा रिइंफोर्समेंट मिले और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाओ। बेसिकली अधिगम के सिद्धांत में आपको यही चीज़ मैंने सिखाई है कि चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें साइकोलॉजी के अंदर पढ़ी है, उन्हीं चीज़ को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ आप लोगों के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका टॉपिक